नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहने वाली है और हम आज एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक रहता है आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीटी बोल देते हैं। और इसी के साथ में पैरेलली कंपैरिजन करने लायक टॉपिक होता है कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर, जिसको हम सीवीटी का नाम दे देते हैं। पीटी असल के अंदर इंडक्टिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंडक्शन के बेसिस पे हम वोल्टेज को मेजरमेंट करते हैं। और सीवीटी को मैं बोलूँगा कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर और पीटी को मैं यूज़ करूँगा इंडक्टिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर, जो कि आईवीटी और सीवीटी होगा। तो सबसे पहली बात, नाम के अंदर ही है आपका इंडक्टिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर और कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर। जब हम वोल्टेज ट्रांसफार्मर की बात करें तो सिंपल सी बात है, आपका एक जो कंसेप्ट काम में आएगा वो आएगा म्यूचुअल इंडक्शन का। इंडक्शन बेस्ड जो कि ट्रांसफार्मर है, नॉर्मली ट्रांसफार्मर जो होते हैं, ये जो आप ट्रांसफार्मर देख पा रहे हो, ये भी आपका इसी प्रिंसिपल पे काम करता है कि इंडक्शन के बेसिस पे अपनी प्राइमरी साइड से कुछ वाइंडिंग आती है, बीच में कोर लगा करके हम सेकेंडरी साइड में कोई वोल्टेज ले लेते हैं, या वो स्टेप डाउन हो या वो स्टेप अप हो। तो बेसिक सी चीज़ ये ध्यान रखने वाली है, जब भी ट्रांसफार्मर की हम बात करें वहाँ पे स्टेप अप और स्टेप डाउन का जो टर्म यूज़ करते हैं वो किस बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं, ये होगा आपका वोल्टेज के बेसिस पे। अगर आप करंट के बेसिस पे लेके जाओगे तो वहाँ पे मतलब उल्टा हो जाता है। जैसे कि हमने सीटी की बात करी, सीटी एक तरह से स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया, क्योंकि वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हाई करंट है, हाई करंट को हम नंबर ऑफ टर्न की वजह से उसको डाउन कर रहे हैं, करंट को रिड्यूस कर रहे हैं। देखने में लगता है कि ये करंट को कम कर रहा है तो स्टेप डाउन हुआ, लेकिन असल के अंदर वोल्टेज के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो सीटी एक तरह का स्टेप अप ट्रांसफार्मर हुआ। स्टेप अप करेंगे तो आपकी एम्पियर भी कम हो जाएगा। यही हम सीवीटी और पीटी की बात करें तो मेन फंक्शन इसका यही रहता है, हाई वोल्टेज को हम वोल्टेज को डाउन करते हैं मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज के लिए, ताकि हम वोल्टेज को मेजर कर सकें किसकी, एमीटर की हेल्प से। सॉरी, कट कर देना, नहीं चलन दें, रोकी तो नहीं होगी। सीवीटी की अगर बात करें तो सीवीटी आपका हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज पे स्टेप डाउन करेगा, और इस लो वोल्टेज की वैल्यू को हम आगे रिले या फिर वोल्टमीटर के अंदर देख करके हम मेजरमेंट कर लेते हैं। तो बेसिक सा काम यही रहता है, वोल्टेज को मेजरमेंट करने में ये हमारी हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ रिले और वोल्टमीटर। सवाल यहाँ पे आता है कंफ्यूजन कि पीटी या आईवीटी और सीवीटी में मेन डिफरेंस क्या है। देखो, दोनों का फंक्शन है वो फंक्शन सेम रहेगा। इंडक्टिव ट्रांसफार्मर के बेसिस पे आप इंडक्शन करोगे, सीवीटी के अंदर भी कुछ ना कुछ इंडक्टिव ट्रांसफार्मर हम इंक्लूड करते हैं, और पीटी में प्योरली इंडक्टिव ट्रांसफार्मर होता है। पीटी के अंदर सिंगल हाई वोल्टेज वाइंडिंग लेते हैं, और नीचे की तरफ आकर के जो टैंक होगा उस टैंक में हम उसके रिस्पेक्ट में कुछ सेकेंडरी वाइंडिंग लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ कोर, और आगे हम उसकी आउटपुट ले लेते हैं लो वोल्टेज पे, और वो वोल्टेज आपके डायरेक्टली रिले में कनेक्ट हो जाती है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो, ये सीवीटी है, कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर की। कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर में हम, नाम के अंदर है कैपेसिटर, मतलब यहाँ पे कुछ हम कैपेसिटर का यूज़ करेंगे। वोल्टेज ट्रांसफार्मर है तो वोल्टेज ट्रांसफार्मर में आपका इंडक्शन का जो कंसेप्ट है वही यूज़ होगा, मतलब हम इसमें एक छोटा ट्रांसफार्मर ही यूज़ करेंगे। यूजेज के बेसिस पे बात करें तो पीटी जो होगी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, उसकी लिमिटेशन हो जाती है थोड़ी सी। लिमिटेशन को हम बेसिक सा समझ सकते हैं, जैसे कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज कर रहे हैं तो आपकी कोर का साइज मैटर करेगा, नंबर ऑफ वाइंडिंग मैटर करेगी। ये यार्ड जो है पूरा का पूरा यार्ड, ये 132 केवी का है। 132 केवी से हम चाहते हैं मेजरमेंट करने के लिए 110 वोल्ट तक रिड्यूस करना, और 110 वोल्ट को हम रिले तक भेजते हैं। लेकिन जब वोल्टेज को अपग्रेड करें, हाई वोल्टेज या एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, जैसे कि 220 केवी या 400 केवी या 765 केवी तक की अगर हम बात करेंगे, तो प्राइमरी साइड का जो साइज़ है आपका, साइज ऑफ कोर एंड साइज ऑफ वाइंडिंग आपकी बढ़ जाएगी। और साइज ऑफ वाइंडिंग बढ़ने से, जो कि ट्रांसफार्मर के केस में है, बाकी ट्रांसफार्मर भी आप देखते हो, 220 केवी ओब्लिक 33 केवी का ट्रांसफार्मर का साइज़ बड़ा हो जाएगा। इसी तरह 132 केवी और उसको 11 केवी तक रिड्यूस करें तो भी हमारा साइज़ बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए नया कंसेप्ट लेके आया गया कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर का।
कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि हम दो कैपेसिटर लेते हैं जो कि सीरीज़ में कनेक्टेड होंगे, और कैपेसिटर का फंक्शन आपको पता है कि किसी भी सर्किट के अंदर अगर हम कैपेसिटर लगाते हैं, सिंगल कैपेसिटर लगाएं तो उसके अक्रॉस हमें वोल्टेज मिल जाएगी। अगर दो कैपेसिटर सीरीज़ में लगाएं तो वोल्टेज उस कैपेसिटर के रिस्पेक्ट में डिवाइड होकर के हमें आउटपुट मिलती है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, किसी सर्किट डायग्राम पे। जैसे ये हमारी HV लाइन है, कोई भी ऐसे, ये हमारी कोई HV लाइन है, हाई वोल्टेज लाइन कोई भी। नीचे हमें पैरेलल में एक CVT का स्ट्रक्चर ऐड करनी है। जैसे ये आपकी कोई CVT हो जाती है, इस तरह का कोई भी स्ट्रक्चर होगी। इस CVT में क्या होगा, पहले एक कैपेसिटर जिसको हम C1 और इसी के साथ में दूसरा कैपेसिटर यूज़ करते हैं C2। अब कुछ हाई वोल्टेज है, हाई वोल्टेज के अक्रॉस हमने दो सीरीज़ में कैपेसिटर लगा दिए। इस सीरीज़ के कैपेसिटर के रिस्पेक्ट में जब हम मिडल पॉइंट से अगर हम वोल्टेज मेजर करेंगे, इस पॉइंट से वोल्टेज मेजरमेंट करेंगे तो हमें वोल्टेज डिवाइड होकर के मिलेगी इन दोनों कैपेसिटर के रिस्पेक्ट में। और इस वोल्टेज को हम डायरेक्टली मीटर में यूज़ कर सकते हैं या रिले के अंदर यूज़ कर सकते हैं। रिले या जो भी अपना वोल्ट मीटर है वहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अब ये जो वोल्टेज आएगी, ये ज़रूरी नहीं है कि हमारी जो डिज़ायर्ड जो भी रिले और मीटर जो डिज़ाइन होते हैं वो 110 वोल्ट तक या 220 वोल्ट तक के डिज़ाइन होते हैं, डिवाइडेड बाई √3। अब ये √3 लगाने का मतलब है क्योंकि हम 3 फेज़ की बात कर रहे हैं, सिंगल फेज़ की नहीं, 3 फेज़ की सिस्टम के अंदर हमें √3 से डिवाइड करना होगा। अब जैसे ही हम मीटर कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे कुछ वोल्टेज होगी, मान के चलते हैं 132 kV है, तो यहाँ हमें अप्रोक्सीमेट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर, मान लेते हैं हमें यहाँ पे 33 kV वोल्टेज की ड्रॉप डाउन मिल गया सिर्फ कैपेसिटर की वजह से। और ये ड्रॉप डाउन आने के बाद हमें फिर से यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर ऐड करना पड़ता है हमारी डिज़ायर्ड वैल्यू तक जाने के लिए। अब ये जो वोल्टेज है, इस वोल्टेज को हम 110 या 220 डिवाइड बाई √3 यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आती है, प्रॉब्लम इस कैपेसिटर की वजह से कुछ न कुछ आपको बेसिक पढ़ा होगा कि कैपेसिटर आपका क्या करता है, फेज़ डिफरेंस, कुछ फेज़ डिफरेंस देखने को मिलेगा। और अगर ये फेज़ डिफरेंस आया, इस फेज़ डिफरेंस की वजह से मीटर के अंदर भी जो आपने रिले लगाई, इस रिले के अंदर भी कुछ न कुछ फेज़ डिफरेंस हो सकता है। तो इसको कवर करने के लिए अब कैपेसिटर का बिल्कुल काउंटर कौन करता है, जैसे कैपेसिटर जो वर्क करता है इसके बिल्कुल अपोजिट काम करने वाला आपका बन जाता है इंडक्टर। और इंडक्टर कैपेसिटर की वजह से जो फेज़ डिफरेंस आया उसको काउंटर करने के लिए हम इसके यहाँ पे हम एक इंडक्टर को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। और जब इंट्रोड्यूस किया इंडक्टर को तो आपका फेज़ डिफरेंस वाली प्रॉब्लम कैंसिल आउट होगी। लेकिन इसी के साथ में अब इसको अगर आप ध्यान से देखो, एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर, LC सर्किट क्रिएट हो जाता है। और जब LC सर्किट होगा किसी सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे, कोई भी फ्रीक्वेंसी होगी, सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे ये रेजोनेंस का भी काम कर सकता है। और रेजोनेंस की वजह से इसमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। रेजोनेंस का मतलब कि जो आपका रिएक्टेंस है, कैपेसिटर ने कुछ रिएक्टेंस प्रोड्यूस किया, इंडक्टेंस ने कुछ रिएक्टेंस प्रोड्यूस किया, दोनों के दोनों कैंसिल आउट हो गए किसी सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे। कैंसिल आउट होने से एक रेजोनेंस प्रोड्यूस हो गया। उस रेजोनेंस को कंप्लीट करने के लिए, कैंसिल आउट करने के लिए हम एक डंपिंग सर्किट को इंट्रोड्यूस करते हैं लास्ट में, रिले से जस्ट पहले। इसको बोलते हैं अपन डंपिंग सर्किट। अब हम बात कर रहे थे CVT की। ये CVT का बेसिक प्रिंसिपल होता है। सिंपल सी बात यही है, एक कंसेप्ट, पहला चैप्टर ये होगा और ये जो पूरा सर्किट है इसको बोलेंगे अपन सेकंड चैप्टर। अगर हम सिर्फ सेकंड पॉइंट की बात करें, सेकंड पूरे सिस्टम की बात करें, तो ये एज काम करेगा आपका PT की तरह। ये पूरा सिस्टम आपका PT में इंक्लूड होता है, जो कि हम ट्रांसफार्मर की बात करें, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में स्टेप डाउन कर दिया। इसी के साथ में हमने अगर कैपेसिटर लगा दिए तो ये बन जाती है आपकी कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर। और PT में सिंपल आपकी, जैसे ये कंडक्टर जा रहा है,
हाई वोल्टेज लाइन, और यहाँ से हम डायरेक्टली प्राइमरी को लेकर के सीधा ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे कोई वोल्टेज जो भी अपनी 110 या 220 वोल्ट डिवाइड बाई √3 हमारी 3 फेज़ में ये यूज़ होगा। और कैपेसिटर लगाने से हमारा क्या हुआ, यहाँ से वोल्टेज डिवाइड होगी, वोल्टेज डिवाइड होने से ये जो ट्रांसफार्मर का साइज़ था ये रिड्यूस हो गया। इस केस में बात करें तो डायरेक्टली हमें वो ट्रांसफार्मर का साइज़ डायरेक्ट इसके इम्पैक्ट में आएगा जो आपकी HV की लाइन है। अगर ये लाइन 11 kV या 33 kV या 132 kV तक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये साइज़ चल जाता है। इससे अगर हाई जाते हैं तो इसका साइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा। साइज़ बड़ा होने से आपका वेट भी बढ़ सकता है। अब एक कंपैरिजन के बेसिस पे देखें, अगर आपकी, मैं यहाँ पे PT का वेट लिखूँगा और ये CVT का वेट लिख रहा हूँ। अगर 145 kV की PT है, अगर 145 kV की PT है तो PT के अंदर इसका वेट हो सकता है लगभग 500 से 600 kg तक का, और CVT में आपको देखने को मिलेगा 300 से 350 kg तक का। डिपेंड करेगा मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर किस कंपनी का मेक है ये। अगर इसे ऊपर जाएं 450 kV की अगर हम बात करें, 450 kV की CVT की बात करें या PT की बात करें, तो यहाँ पे सिर्फ PT का ट्रांसफार्मर, सिर्फ ट्रांसफार्मर की वजह से यहाँ से 1400 से 1600 kg तक का वेट देखने को मिलेगा। और वहीं CVT का साइज़ ड्यू टू कैपेसिटर की वजह से यहाँ पे साइज़ आपका 400 से 500 kg तक ही रह जाता है। तो एक तो आपका वज़न कम हुआ, साइज़ भी कम हो जाता है, किसकी वजह से, कैपेसिटर की वजह से। जो पहला कैपेसिटर है इसकी वजह से तो हमें दूसरे वाला जो ट्रांसफार्मर लगाना था वोल्टेज डाउन करने के लिए, उसका साइज़ कम हो गया। अब दूसरा काम इसका क्या है, देखो जो ये ट्रांसमिशन लाइन है, ये जो आप ट्रांसमिशन लाइन देख पा रहे हो, इस ट्रांसमिशन लाइन ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ये पावर को ही ट्रांसमिट करती हो, इसके साथ साथ कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन होता है, और वो कम्युनिकेशन 2 स्टेशन के बीच का रहेगा। उस कम्युनिकेशन को करने के लिए फ्रीक्वेंसी की यूज़ होती है, क्योंकि सिग्नल एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन सिग्नल भेजने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए। और पावर सिस्टम की फ्रीक्वेंसी हमारी 50 हर्ट्ज़ तक फिक्स रहती है, 50 से 60 हर्ट्ज़ जाती है, कंट्री टू कंट्री वेरी करेगी। इंडिया में 50 हर्ट्ज़ है। तो यहाँ पे हम एक एलिमेंट को यूज़ करते हैं, ये एलिमेंट जिसको हम वेव ट्रैप बोल देते हैं। ये आपका वेव ट्रैप है। वेव ट्रैप एक तरह से बैंड पास फिल्टर की तरह का काम करता है। और ये क्या करेगा, जो आपकी 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है उसको एज इट इज़ पास कर देगा। ये मैं जस्ट इसके नीचे हूँ, ये बड़ा वेव ट्रैप। ये क्या करेगा कि 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी को पास करेगा, इसके साथ में कोई हाई फ्रीक्वेंसी आ रही है उसको ये ब्लॉक कर देगा। और कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए हम ज़्यादातर 50 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर के 500 गीगाहर्ट्ज़ तक की 50 गीगाहर्ट्ज़ या किलोहर्ट्ज़ तक की भी जा सकते हैं। वो वेरी करता है हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम किस फ्रीक्वेंसी पे डिज़ाइंड है, और उस फ्रीक्वेंसी को ये आपका ब्लॉक कर देगा। अगर यही फ्रीक्वेंसी जो कम्युनिकेशन वाली फ्रीक्वेंसी है वो सिस्टम के अंदर चली जाए तो सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकती है, ट्रांसफार्मर के अंदर का जो फ्रीक्वेंसी पे काम करता है वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसलिए ये वेव ट्रैप लगाया जाता है कि सिर्फ और सिर्फ 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी को ही आगे पास ऑन करेगा ट्रांसफार्मर के अंदर। और ये सीरीज़ में लगा होगा, सबसे बड़ी बात। और सीरीज़ में लगाने से आपकी 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पास होगी, और इसके ऊपर जो भी फ्रीक्वेंसी आ रही है वो यहाँ से कंडक्टर के थ्रू जा करके ये आपकी CVT वाला जो पोर्शन है यहाँ पे आ जाएगी 50 हर्ट्ज़ से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी जिसको वेव ट्रैप ने ब्लॉक किया था। और यही फ्रीक्वेंसी आगे सिग्नल दे दी हमारी पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम PLCC बोल देते हैं। और PLCC के अंदर ये फ्रीक्वेंसी जा करके एज ए कम्युनिकेशन का काम करेगी। इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो अलग से बन जाएगी कि PLCC का काम क्या होता है। बेसिक लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं कि दोनों एंड पे फीडिंग स्टेशन, जिस साइड से, जिस स्टेशन से ये जो ट्रांसमिशन लाइन आ रही है, और ये रिसीविंग स्टेशन, इन दोनों स्टेशन के बीच में पावर का जो कम्युनिकेशन है वो कैसे होगा, वो सारा डिज़ाइन होता है PLCC की बेस पे। और PLCC एग्जांपल लें, किसी लाइन के अंदर, इस लाइन के अंदर कोई फॉल्ट हुआ और वो फॉल्ट एक्सेस हो गया,
हमने सेंस कर लिया और सेंस होने से ब्रेकर ट्रिप हो जाते हैं, किसी भी तरह का फॉल्ट हुआ तो वो डिज़ाइन होता है हमारा टाइमिंग के ऊपर। अब ये रिसीविंग स्टेशन है, यहाँ का ब्रेकर ट्रिप हो गया, यहाँ का ब्रेकर ऑफ हो गया किसी भी फॉल्ट की सिचुएशन में। अगर PLCC ना हो और कम्युनिकेशन दोनों स्टेशन के बीच का ना हो तो दूसरे एंड का जो सेंडिंग स्टेशन है वहाँ का ब्रेकर भी ट्रिप नहीं होगा और सिर्फ रिसीविंग स्टेशन पे ब्रेकर आपका ट्रिप रहेगा, ब्रेकर ऑफ हो जाएगा। तो इसको ओवरकम करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए कम्युनिकेशन का यूज़ किया गया कि किसी भी सिचुएशन में अगर फॉल्ट आता है तो अगर एक साइड का, एक स्टेशन का ब्रेकर ट्रिप होता है तो उस केसेस में सिग्नल भी सेंड होगा दूसरे स्टेशन को और वहाँ का ब्रेकर भी ऑफ हो जाएगा। तो ट्रांसमिशन लाइन, दो स्टेशन के बीच की जो ट्रांसमिशन लाइन है वो पूरी तरह से आइसोलेट हो जाएगी। ये आपका सिग्नल का काम हो जाता है। इसी सिग्नल को प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। ये इतनी सही सिस्टम हुआ कम्युनिकेशन का। और ये कम्युनिकेशन आपका जो वेव ट्रैप ने ब्लॉक की थी फ्रीक्वेंसी को, जो हाई फ्रीक्वेंसी थी किलो हर्ट्ज़ के अंदर, 500 किलो हर्ट्ज़ से 50 किलो हर्ट्ज़ से लेकर के 500 किलो हर्ट्ज़ तक कितनी भी जा सकती है, वो फ्रीक्वेंसी इस CVT के थ्रू कैपेसिटर एक लो इम्पीडेंस पाथ क्रिएट करेगा और जो सेकंड वाला जो कैपेसिटर था वहाँ से अपना PLCC कैबिनेट तक वो फ्रीक्वेंसी जाती है एज ए सिग्नल। अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, ये जो नीचे का जो टैंक आप देख रहे हो, इतना टैंक, ये टैंक, इसके अंदर वो ट्रांसफार्मर वाला सीन रहता है जो कि प्राइमरी को सेकेंडरी साइड में वोल्टेज को ड्रॉप डाउन करेगा इस नीचे वाले पोर्शन के अंदर। और जो बीच वाला स्टैक है ये पोर्सलिन या फिर सिलिकॉन पॉलीमर का बना हो सकता है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये आपका पोर्सलिन का इंसुलेटर है। इसके अंदर की साइड में प्रोपलिन टाइप मटेरियल का या कोई भी मटेरियल, बिल्कुल पतली पतली पेपर टाइप के मटेरियल से आपके कैपेसिटर लगे होते हैं सीरीज़ के अंदर, 1 बाई 1 स्टैक लगे होते हैं कैपेसिटर से, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और उस कैपेसिटर के नीचे वहाँ से पॉइंट ले जाते हैं मिड से और यहाँ पे सारा ट्रांसफार्मर वाला सीन रहेगा जो कि PT के अंदर नॉर्मली होता है। PT के अंदर साइज़ बड़ा होता है, यहाँ पे कैपेसिटर की वजह से वोल्टेज ड्रॉप हुई और वोल्टेज कम के बाद हमने एक ट्रांसफार्मर लगाया जो कि हमारी डिज़ायर्ड वैल्यू जो कि 110 वोल्ट डिवाइड बाई √3 तक हमें मिल जाती है, उसको हम मीटर में कनेक्ट कर देते हैं। और ये जो बॉक्स है यहाँ से हमें कनेक्शन में देखने को मिल जाएंगे। तो ये CVT हुई और PT में डायरेक्टली सीधा ट्रांसफार्मर का काम होगा। अब दूसरी चीज़, अगर PT को ही हमें एज ए कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करना हो, जैसे कि PT लगी हुई है और PT जो कि IVT की बात करें, उसी के साथ हमें कम्युनिकेशन भी कराना है वेव ट्रैप की हेल्प से, तो आपको एक और इक्विपमेंट ऐड करना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं कपलिंग कैपेसिटर। तो सिंपल PT होगी, PT के ऊपर हमें अलग से कैपेसिटर की यूनिट परचेज करनी होगी और उसके ऊपर इंस्टॉल करनी होगी जो कि एज ए सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए कपलिंग कैपेसिटर काम करेगा और वोल्टेज मेजरमेंट के लिए आपका PT काम करेगी। तो CVT ज़्यादा कुछ नहीं है, ये आपका कपलिंग कैपेसिटर और PT का कम्बिनेशन है और दोनों का कंबाइन होने से साइज़ कम्पैक्ट हो गया, वेट कम हो जाता है। और PT के अगर लगाएंगे तो PT के साथ में हमें अलग से कपलिंग कैपेसिटर लगाने पड़ेंगे जिसका साइज़ और वेट बढ़ जाएगा और नॉर्मल से साइज़ वेट बढ़ने से आपकी कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी बढ़ जाती है। तो ये आपका था CVT और PT में डिफरेंस। अगर समरी की बात करें लास्ट में, PT डायरेक्टली एक ट्रांसफार्मर जैसा होता है जो कि वोल्टेज को स्टेप डाउन का काम करेगा और स्टेप डाउन करके हम उस वोल्टेज को रिले तक ले जाते हैं और रिले से हम उसको सेंस करवाते हैं वोल्ट मीटर के द्वारा वोल्टेज कितनी चल रही है। और CVT जो कि PT और कपलिंग कैपेसिटर की कंबाइन यूनिट है जो कि कम्युनिकेशन प्लस वोल्टेज मेजरमेंट का भी काम करेगी। ये मेन डिफरेंस हो जाता है CVT और PT के अंदर। और PT कम्युनिकेशन के लिए हम सिर्फ ये वेव ट्रैप का यूज़ करेंगे और वेव ट्रैप आपके जो 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी है, पावर फ्रीक्वेंसी, उसको पास करेगा और उससे ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी हम सिग्नल जो सेंड करते हैं वो 50 से ज़्यादा रखी जाती है और उस फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करके यहीं से, क्योंकि ये जो CVT है आपकी पैरेलल में है कनेक्ट, और यहीं से वो CVT के थ्रू सिग्नल हमारा PLCC तक चला जाएगा जिसको हम पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन बोल देते हैं। ये था आपका CVT और PT में डिफरेंस।